हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो बिहार बजट 2021-22 इसके ऊपर है। इसमें हम तीन चीज़ें देखेंगे। पहला तो हमारे बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे। सेकंड हम देखेंगे कि कोविड के टाइम या लॉकडाउन के टाइम बिहार सरकार ने क्या किया। और थर्ड चीज़ देखेंगे एग्रीकल्चर में मतलब क्या दिया गया इस बार के बजट में। आइए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो हमारे डिप्टी मिनिस्टर हैं, वही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और क्या उनका नाम है आप कमेंट करके बताएं। आइए, जो हमारा इस बार का बजट था वो 2.18 लाख करोड़ का था, जो कि पिछले फिस्कल से 7,000 करोड़ रुपए ज़्यादा था। इस बार कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। और इसके अलावा हमारा जो बजट है वो रिवेन्यू सरप्लस है। ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा जो हमारा इस बार का फिस्कल डेफिसिट है स्टेट का वो 2.97 है, जो कि अपने जीएसडीपी का 2.97% है और वेल विद इन द 3% लिमिट। जो 3% लिमिट है वो हमारे एफआरबीएम एक्ट ने इम्पोज की है। एफआरबीएम का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइए। और ये जो बजट है वो हमारे जो ग्रोथ और मोमेंटम जो हमने पास्ट फ्यू ईयर्स में हमारे स्टेट ने अपनाया था उसको ये कीप अप करेगा, मतलब उसको कंटिन्यू करेगा। हमारे बिहार ने डबल डिजिट एनुअल ग्रोथ कब से की है? सिंस 2004 एंड 5। लगभग लगभग 15-16 साल से हमारे स्टेट जो डबल डिजिट एनुअल ग्रोथ विटनेस कर रहा है। और ये बजट भी कोशिश करेगा कि इस ग्रोथ और मोमेंटम को बनाए रखे। देखिए, ये फिल्म से पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा एलोकेशन इस बार किसके लिए किया गया। तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन था हमारे एजुकेशन सेक्टर के लिए। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, उसके बाद आपका रोड्स, फिर आपका हो गया हेल्थ, और फिर उसके बाद एनर्जी। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो है वो एजुकेशन के लिए हुआ है। सेकंड नंबर पे आपका रूरल डेवलपमेंट, थर्ड नंबर पे रोड्स, फोर्थ पे हेल्थ, फिफ्थ पे एनर्जी। अगर शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड स्कीम्स बताएं या उनकी बेनिफिट्स के लिए जो स्कीम्स थी उनका क्या था सम, तो टोटल 16,774 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए शेड्यूल कास्ट मेंबर्स के लिए, उनसे रिलेटेड स्कीम्स के लिए। इसके अलावा जो हमारा 7 निश्चय पार्ट 2 था, या आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय सेकेंड स्कीम, इसके लिए 4,671 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिए। 4,671 रुपये, 4,671 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय के लिए, यानी आत्मनिर्भर बिहार के लिए या 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए। और जो 7 निश्चय पार्ट 1 स्कीम थी हमारी, जो कि 2015 में लॉन्च की थी, तो उसका जो टोटल आउटले था वो 2.7 लाख करोड़, 2.7 लाख करोड़। ये भी ध्यान देने वाली बात है। इस साल के बजट में केवल 4,671 करोड़ दिए गए हैं। और जो हमारा 7 निश्चय पार्ट 2 है उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें थी। आप एक वीडियो हमने बना रखा है 7 निश्चय पार्ट 2 के ऊपर, आप प्लीज़ वो देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें बजट की कई सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं उस वीडियो में भी, तो आपका रिविजन भी हो जाएगा। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का हमें प्रमोशन करना है, स्किल का इन्हेंसमेंट करना है, इरीगेशन फैसिलिटी हर खेत तक पानी पहुंचाना है। इसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और बढ़िया स्ट्रेंथन करना है। इसके अलावा बेटर कनेक्टिविटी देनी है और क्लीन और प्रॉस्परस विलेज एंड सिटीज़। ये सातों निश्चय आपको याद होने चाहिए, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। लगभग लगभग 20 लाख हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में मिला करके। और जब तक ये टर्म हमारा कंप्लीट होता है बिहार गवर्नमेंट का 2025 में, उससे पहले 20 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। और इस पर्पज़ के लिए भी बजट में जो है 200 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। एक नया डिपार्टमेंट स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का भी क्रिएट किया जाएगा। ये प्रपोज किया इस बजट में तारकेश्वर प्रसाद जी ने। देखिए, अभी तक क्या था, जो हमारी आईटीआई थी और पॉलिटेक्निक थी, है ना, वो आईटीआई जो था वो लेबर डिपार्टमेंट देख रहा था और पॉलिटेक्निक जो था वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। अभी क्या किया है, जो भी आईटीआई और पॉलिटेक्निक होंगी वो कौन देखेगा, डिपार्टमेंट और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इससे क्या होगा, इन लोगों में बेटर कोऑर्डिनेशन बनेगा। ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। जो नया डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है वो आईटीआई और पॉलिटेक्निक में बेटर कोऑर्डिनेशन भी देखेगा। और जो हमारा जो 20 लाख करोड़ जॉब भी क्रिएट करनी है उस पर भी ये ध्यान देगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपए एलोकेट भी किए गए हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए देखिए, जो ग्रांट दिया जाएगा ताकि एंटरप्रेन्योरशिप एनकरेज हो, तो किसी भी स्टार्टअप का 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट वो ग्रांट में दिया जा सकता है, और मैक्सिमम अप टू 5 लाख। इसके अलावा 5 लाख का आपको लोन दिया जाएगा, वो भी मिनिमल
1% इंटरेस्ट रेट पे। इससे क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होगी। जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे है ना, वो अपना नया बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट या स्टार्टअप लेके आएंगे, जिसका 50% उस प्रोजेक्ट कॉस्ट का, अगर मान लीजिए वो 8 लाख का प्रोजेक्ट है तो 4 लाख तक का ग्रांट दिया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा वुमेन्स के लिए बहुत ही स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए। उन्हें सीधे सीधे इंटरेस्ट फ्री लोन, यहाँ तो 1% इंटरेस्ट रेट पे था ना, ये युवकों के लिए या पुरुषों के लिए। अगर विमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात की जाए तो उन्हें 5 लाख तक का लोन जो है बिना इंटरेस्ट के दिया जाएगा, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हो। क्योंकि 20 लाख जॉब हवा में क्रिएट नहीं होंगी, है ना, वो इसी तरह क्रिएट होंगी एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा करके, ताकि वो लोग किसी और को भी नौकरी दें, इसी तरह क्रिएट होंगी। और क्या क्या बजट में प्रोविज़न है, तो इसके अलावा देखिए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो डिवोटेड हो हायर लर्निंग इन मेडिकल, हायर लर्निंग इन इंजीनियरिंग एंड हायर लर्निंग इन स्पोर्ट्स, तो इस तरह की यूनिवर्सिटी भी सेटअप की जाएंगी ताकि वो इम्पार्ट कर सकें ये सब चीज़ें। तो इसके लिए राजगीर को चुना गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। ग्लास ब्रिज भी वहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा वहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी डेवलप की जाएगी। इसके अलावा एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स एकेडमी भी राजगीर में, ये इंपॉर्टेंट है और ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि कहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी डेवलप की जा रही है, कहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, कहाँ स्पोर्ट्स एकेडमी बनेगी, तो उसका आंसर हो जाएगा राजगीर। इसके अलावा ऐसी बालिकाएं जो इंटरमीडिएट पास करेंगी उन्हें 25,000 रुपये का अवार्ड दिया जाएगा, और ऐसी महिलाएं जो बैचलर डिग्री कंप्लीट करेंगी उन्हें 50,000 का। और शर्त यहाँ रहेगी कि अविवाहित होनी चाहिए, मतलब ये नहीं उनकी शादी, ताकि चाइल्ड मैरिज को रोका जा सके, या वुमेन की जो एज है शादी की उसको बढ़ाया जा सके। देखिए TFR कंट्रोल करने का भी एक प्रोविज़न ये भी है कि जो है, जो मैरिज की एज है उसे थोड़ा बढ़ाया जाए, ताकि वुमेन समझदार हों। जितना ज़्यादा एजुकेटेड होंगी उतना TFR उनका कम होएगा। आइए अब देख लेते हैं कोविड या लॉकडाउन में क्या क्या किया। तो स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री शेल्टर और फूड दिया ऐसे पुअर और डेस्टिट्यूट पर्सन को जो कि अर्बन एरियाज़ में ट्रैप हो चुके थे। देखिए लॉकडाउन लग गया था तो आप लोग ने भी देखा होगा बहुत सारे लोग फंस गए थे, जो बेचारे गरीब मजदूर थे जो शहर में फंस गए हैं, उनके लिए फ्री शेल्टर की व्यवस्था की गई थी और फूड की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा डिज़ास्टर रिलीफ सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट के अर्बन एरिया में सेटअप किया गया था। कब से कब तक, 27 मार्च से 2 जून 2020 तक डिज़ास्टर रिलीफ सेंटर, और यहाँ पे 30 लाख से ज़्यादा लोगों को फ्री में खाना दिया गया इन डिज़ास्टर रिलीफ सेंटर में। और डिज़ास्टर रिलीफ सेंटर कहाँ सेटअप हुए थे, अर्बन एरियाज़ में हर डिस्ट्रिक्ट के। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आता है कि कोविड के टाइम बिहार सरकार ने क्या कदम उठाए, तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। और ऐसे गरीब लोग जिन्हें बहुत ही इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करनी पड़ी थी कोरोना लॉकडाउन में, तो उनको DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से 1,000 रुपये, जितने भी हमारे राशन कार्ड होल्डर थे लगभग 1,64,00,000 ऐसे पुअर पीपल, जिन मतलब ऐसे पुअर 1,64,00,000 लोग जो कि राशन कार्ड होल्डर थे, उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में 1,000 रुपये ट्रांसफ़र किया गया ताकि उन्हें इकोनॉमिक हार्डशिप में थोड़ी सी राहत मिल सके। इसके अलावा ऐसे हमारे माइग्रेंट है ना, बिहार के बहुत सारे मजदूर जो हैं पंजाब, हरियाणा, केरल, कई राज्यों में फंस गए थे स्टेट के आउटसाइड लॉकडाउन की वजह से, तो उनको भी 1,000 रुपये उनके अकाउंट में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से भेजा गया। इसमें लगभग 21 लाख लोगों को ये सुविधा दी गई, ये राहत दी गई, और इसमें खर्चा टोटल आया 210 करोड़ रुपए। ये डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया गया बैंक अकाउंट में। इसके अलावा जो हमारे यहाँ ओल्ड एज पेंशन मिलती है, वो 3 महीने की पेंशन जो है एडवांस में दे दी गई लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, ताकि राहत लोगों को मिल सके। देखिए जितनी राहत पहुंचाई जा सकती थी कोशिश की गई, और अच्छा किया जा सकता था, लेकिन हमें तो स्टेट के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में अच्छा ही लिखना है। अगर हमें अच्छे मार्क्स पाने, हम बहुत ज़्यादा हद तक क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। क्रिटिसाइज़ भी आप ऐसा करिए हेल्दी क्रिटिसिज्म हो, क्योंकि आपको सरकार में ही नौकरी करनी है। इसके अलावा देखिए पर 10 लाख पॉपुलेशन, यानी 1 मिलियन पॉपुलेशन पे जो है हमारे बिहार में 1.72 लाख पीपल का टेस्ट किया गया, उनकी स्क्रीनिंग की गई। और अगर हम अभी रिकवरी रेट की बात करें तो करंट में जो रिकवरी रेट है हमारे यहाँ मोर देन 99% है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अभी हम साउथ के स्टेट देखें, केरला देखें, तमिलनाडु देखें, महाराष्ट्र देखें, तो उनसे काफ़ी अच्छी स्थिति में हमारा बिहार है कोविड की वजह से, कोविड से। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट आ जाते हैं इस वीडियो का। अब देखते हैं इसमें एग्रीकल्चर के लिए हमारे यहाँ क्या क्या प्रोविज़न रहे।
क्या क्या बातें बताई गई बजट में। देखिए थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप, इस पर भी हमारा एक वीडियो है, आप प्लीज़ देख लीजिएगा, और 10 मिनट के अंदर का ही है। वो 2017 से 2022 तक के लिए था, उसमें क्या क्या था वो आप उस वीडियो में देख लीजिए। इसके लिए 1,54,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, और वो अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो उस पर कार्य चल रहा है। इसके अलावा देखिए हमारे यहाँ जो क्रॉप रेसिड्यू है ना, बहुत परली जो होती है, उसका अच्छे से मैनेजमेंट के लिए 80% तक का ग्रांट जो होगी, ताकि सुटेबल एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट खरीदा जा सके, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को स्टेट देगी, ताकि जो क्रॉप रेसिड्यू का इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सके इस साल 2021-22 में। इसके अलावा इन परली का या क्रॉप रेसिड्यू का अच्छा से मैनेजमेंट है, उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करने का इरादा है, ताकि लोकल लेवल पे कुछ ऐसा किया जाए कि जो स्ट्रॉ होता है, जो काटने के बाद जो बचता है नीचे की फसल, देखिए पहले तो लोग हाथ से काटते थे, ज़मीन से काट देते थे, लेकिन अब क्या है, मशीनें आ गई हैं, तो नीचे का स्टॉक काफ़ी बच जाता है। तो उस स्टॉक को एन अल्टरनेटिव बनाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट किया जाएगा, ताकि लोकल लेवल पे भी उसका कुछ इलाज हो सके। इसके अलावा हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर रैपिड सीड एक्सपेंशन प्रोग्राम भी चल रहा है। इसमें क्या था, पैडी और वीट का जो सीड है, मॉडर्न सीड, उसको मतलब मान लीजिए 100 रुपये का होगा, 90% ग्रांट पे दिया गया। जितने भी रिवेन्यू विलेजेस थे सबके 5-5 फार्मर्स को चयनित किया गया, और उनको मॉडर्न पैडी और वीट के सीड्स अवेलेबल कराए गए 90% ग्रांट पे, तो उन्हें केवल 10% ही कॉस्ट देना पड़ा उन 5 फार्मरों को। इसके अलावा इंटीग्रेटेड सीड विलेज स्कीम चल रही थी, उसमें सब्सिडाइज रेट में सीड्स फार्मर्स को अवेलेबल कराए गए। जितने भी विलिंग फार्मर थे किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के, उन्हें सबको सब्सिडाइज रेट पे सीड दिए गए इंटीग्रेटेड सीड विलेज स्कीम के तहत। इसके अलावा एक नया इनिशिएटिव ये आया है कि फार्मर्स को उनके घर पे मॉडर्न सीड अवेलेबल कराया जाए। ये 2020 में एक नई स्कीम चालू हुई थी, उसके तहत ये किया गया था। ऑर्गेनिक कॉरिडोर भी स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए पूछा जा सकता है, आपसे पूछ लेंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट को मर्ज किया गया था, जो कि गंगा के किनारे हैं, और वहाँ पे एक ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाने की बात की गई थी। वो ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम के तहत जो है, जो भी फार्मर जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के तहत रजिस्टर हैं, या FPOs के तहत, FPO या FPC कह लीजिए, फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनीज या फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगी, उनको असिस्टेंस मिलेगा कितना, 11,500 रुपये पर एकड़ के तहत। पर एकड़ 11,500 रुपये दिया जाएगा डायरेक्टली उनके अकाउंट में, ताकि, और किसी स्कीम के तहत, ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम के तहत, जैविक कॉरिडोर स्कीम के तहत। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो है, जैसे मान लीजिए आपने ऑर्गेनिक खेती की है ना, तो उसका सर्टिफिकेशन होता है, तो वो सर्टिफिकेशन कोई कॉस्ट नहीं लेगी स्टेट गवर्नमेंट, वो फ्री सर्टिफिकेशन होगा फार्मर्स के लिए। सॉरी। देखिए बिहार एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के तहत जो है, मखाना है ना, फल, वेजिटेबल, हनी, मेडिसिनल, एरोमेटिक प्लांट, इन सबको प्रमोट किया जाएगा, और एक सीड बेस्ड इंडस्ट्री भी प्रमोट की जाएगी। किस प्लान के तहत, बिहार एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के तहत। ये मेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर पे एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, और आप इस तरह के फैक्ट लिखेंगे तो आपका नंबर अपने आप ही बढ़ेंगे। और ये भी डिसाइड किया गया था कि 15% और 25% का कैपिटल ग्रांट, 15% दिया जाएगा फार्मर्स को, और 25% दिया जाएगा FPCs को, जो फार्म प्रोड्यूसिंग कंपनी है, उनको दिया जाएगा, ताकि वो इन सब चीज़ों का प्रमोट करे। देखिए मखाना का होता है अपने दरभंगा रीजन में, फ्रूट वेजिटेबल को, हनी को, मेडिसिनल प्लांट्स को, एरोमेटिक प्लांट्स को, चाय को, इन सबको प्रमोट करना है, और एक सीड बेस्ड इंडस्ट्री भी प्रमोट करनी है। ये सब तो हो गया हमारे एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट था। देखिए और भी कई डिपार्टमेंट हैं जो इंपॉर्टेंट थे, और उनका भी हम डिटेल वीडियो बना देंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू।